हेलो माय डियर फिजिक्स लर्नर्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की क्लास में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे डायमेंशनल एनालिसिस। आज की क्लास और फिजिक्स की कोई भी क्लास स्टार्ट करने से पहले आप अपनी नोटबुक और पेन को बाहर निकाल लीजिए, क्योंकि फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री ऐसे सब्जेक्ट्स बिना प्रैक्टिस के नहीं आते। आप जितना लिखोगे, जितनी प्रैक्टिस करोगे, आप उतने ही फ्लुएंट बनोगे। ओके, तो आई एम अज्यूमिंग कि आपने अपनी नोटबुक और पेन बाहर निकाल लिया। सो लेट्स डाइव इनटू टुडेस लेक्चर। डायमेंशनल एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले मुझे एक बात बताओ। डू यू नो कि फिजिक्स में, एक्चुअली मैकेनिक्स के अंदर, जो तीन फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, तीन बेस क्वांटिटीज हैं, वो कौन सी हैं? लेट्स डू वन थिंग। मैं यहाँ स्क्रीन के ऊपर लिखती हूँ और आप अपनी नोटबुक में लिखिए, और लिखने के बाद मैच इट विथ माय थ्री फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटीज। थ्री फंडामेंटल, इसको और क्या बोलते हैं? बेस फिजिकल क्वांटिटीज इन मैकेनिक्स। 11th class की physics is mostly devoted to mechanics. All right. तो आपने क्या लिखा? Mass, length and time? Then you got it. सही लिखा आपने। तो चलो ऐसा करो, नेक्स्ट चीज करो, इनकी एसआई यूनिट्स लिखो। मास की एसआई यूनिट क्या होती है? किलोग्राम्स। लोअर केस के, लोअर केस जी। कई लोग इसको अपर केस के एंड लोअर केस जी भी लिख लेते हैं। लेंथ, लेंथ की एसआई यूनिट क्या है? मीटर्स। लोअर केस एम। टाइम की ऐसा यूनिट क्या है? लोअर केस एस फॉर सेकेंड्स। अब फिजिक्स के अंदर एंड केमिस्ट्री के अंदर भी ये जो चीजें हैं, फॉर द मोस्ट पार्ट बहुत ही केस सेंसिटिव है। आप अपर केस को लोअर केस के साथ रिप्लेस नहीं कर सकते, उसका मतलब ही चेंज हो जाता है। ऑलराइट, तो ये तो हो गई बात इनकी ऐसा यूनिट्स की। अब हम लोग बात करेंगे इनके डायमेंशंस की। एंड आपकी एनसीईआरटी बुक और दूसरी बुक्स बताएंगी कि डायमेंशंस कुछ और चीज होती हैं एंड डायमेंशनल फॉर्मूला अलग चीज होती है। लेकिन जो डायमेंशंस है वो कहाँ से आती हैं? वो डायमेंशनल फॉर्मूला से आती हैं। कैसे? लेट्स सी। तो जो मास है, इसकी डायमेंशन और इसकी डायमेंशनल फॉर्मूला आई शुड से, इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? स्क्वायर ब्रैकेट्स। स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर क्या लिखना है? कैपिटल एम। लेंथ, इसके लिए लिखो स्क्वायर ब्रैकेट्स, उसके अंदर कैपिटल एल। टाइम, स्क्वायर ब्रैकेट्स, उसके अंदर कैपिटल टी। तो जो डायमेंशनल फॉर्मूले होते हैं, तो जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है, dim dot is for dimensional. So I'm going to use dim for dimension as well as dimensional, and context से I think you can figure out के हम क्या बात कर रहे हैं। फॉर्मूले, ये होता है फॉर्मूला सिंगुलर, फॉर्मूले होता है प्लूरल। इसको हमेशा लिखा जाता है किसके अंदर? स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर। एंड इसके अंदर ये तीनों क्वांटिटीज एम एल एन टी, तीनों की तीनों लिखी जाएंगी। कैसे? पहले लिखो एम, फिर आएगा एल, एल को हम लोग लिखेंगे येलो में, फिर आएगा टी जिसको हम लोग लिखेंगे ग्रीन में। इसके बाद हम लोग लिखेंगे एम की पावर अल्फा। लेट्स यूज द सेम कलर। एम की पावर अल्फा, एल की पावर बेटा एंड टी की पावर गामा। नाउ इट्स पॉसिबल कि आप में से कुछ लोगों ने शायद पहली बार अल्फा बेटा गामा देखे हों। हाउएवर, जहां तक मुझको याद है, 8th स्टैंडर्ड में मैंने रेडियो एक्टिविटी पढ़ी थी पहली बार सीबीएसई में। बहुत साल पहले की बात है, शायद आज भी करवाते हो, और उसमें अल्फा बेटा गामा रेडिएशंस के बारे में भी पढ़ा था और रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम के बारे में भी पढ़ा था। अभी भी करते हैं क्लास में वो? लेट मी नो। आप लोगों को ज्यादा पता होगा, आपने अभी अभी 8th की है, राइट? ये होती है अल्फा। अल्फा क्या है? एक ग्रीक सिंबल है, और फिजिक्स में हम लोग ग्रीक सिंबल्स बहुत यूज करेंगे। वेल, 11 12th में तो इतने नहीं यूज होते, बट इफ यू गो फॉर हायर लेवल फिजिक्स, भरी हुई है ग्रीक सिंबल्स के साथ। ऑलराइट, ये हो गया आपका गामा। तो अल्फा बेटा गामा, ये क्या है? पावर्स ऑफ एम एल एंड टी। और ये डायमेंशनल फॉर्मूला किसका है? लेट्स से ये डायमेंशनल फॉर्मूला था किसी भी रैंडम फिजिकल क्वांटिटी का। लेट्स कॉल दैट फिजिकल क्वांटिटी एज ए।
ये कोई भी रैंडम फिजिकल क्वांटिटी है। ये फोर्स हो सकती थी, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो सकता है, ये प्रेशर हो सकता है, मोमेंटम हो सकता है, स्ट्रेस हो सकता है, या फिर कुछ कोएफिशिएंट्स हो सकते हैं, या फिर हो सकता है ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हो, कूलम्ब्स कांस्टेंट हो। ऑफ कोर्स हम कूलम्ब्स कांस्टेंट की भी बात नहीं करेंगे क्योंकि हम मैकेनिक्स की बात कर रहे हैं। ओके, तो ये तो हुआ डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर ए, क्योंकि ये सिंगल क्वांटिटी के लिए है तो इसको ऐसे लिखते हैं। अब क्वेश्चन अराइजेस कि हमें डायमेंशनल फॉर्मूला तो आ गया, लेकिन अब इस फॉर्मूला के बाद हम लोग इसकी डायमेंशंस कैसे निकालेंगे? तो डायमेंशन ऑफ ए एक्चुअली बहुत इजी है। डायमेंशन ऑफ ए वो होगी, ये जो पावर्स हैं, क्या पावर है ये? अल्फा, बीटा एंड गामा। ओके, अभी हाउ अबाउट अगर मैं लिख दूं बीटा अल्फा गामा, क्या ये सही रहेगा? या फिर मैं लिख दूं गामा बीटा अल्फा, क्या ये सही है? नो, ये दोनों सही नहीं है। क्यों? क्योंकि जो डायमेंशंस है इसमें ऑर्डर मैटर करता है। जो पहला नंबर है वो किसकी पावर है? वो है मास की पावर। सेकंड नंबर किसकी पावर है? लेंथ की। एंड थर्ड नंबर पावर है टाइम की। तो ये मास, लेंथ, टाइम हमेशा इसी ऑर्डर में लिखना है। किसी और ऑर्डर में लिखा तो चाहे ये नंबर सही हो, आपका आंसर गलत होगा। तो आई होप दैट आपको समझ में आ गया है अभी तक कि डायमेंशनल फॉर्मूला एंड डायमेंशंस के बीच में क्या फर्क होता है। डायमेंशनल फॉर्मूला किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का जो कि मैकेनिक्स के अंदर है, इन टर्म्स के अंदर लिखा जाएगा, इन टर्म्स ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम ओनली। एंड डायमेंशनल फॉर्मूला हमेशा लिखा जाएगा स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर। मास पहले आएगा, फिर लेंथ, फिर टाइम। फिर ये जो अल्फा बीटा गामा ये पावर्स का मतलब क्या है, विल गो ओवर दैट, सो डोंट वरी टू मच अबाउट दैट येट। और जो डायमेंशन ऑफ ए क्या होगा, वो होगी पावर्स अल्फा बीटा गामा। ओके, let's now move on to finding dimensional formula and dimensions of a very simple, very basic physical quantity. वो क्या है? Velocity. Velocity and speed सबसे simple physical quantities है after mass, length and time. तो चलो हम लोग बात करते हैं velocity की। तो हम लोग निकाल रहे हैं डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी। तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी। तो वेलोसिटी किसके बराबर होती है? वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। ये होता है फॉर्मूला वेलोसिटी का। अभी ये ट्रायंगल मैंने क्या बना दिया? हो सकता है आप में से कुछ स्टूडेंट्स को मालूम हो और कुछ को ना मालूम हो, इट्स ओके। ये जो ट्रायंगल है, अगेन इट्स ग्रीक सिंबल, इट्स एन अपर केस ग्रीक सिंबल। ग्रीक में भी अपर एंड लोअर केस लेटर्स होते हैं एक्चुअली, जस्ट लाइक इंग्लिश। लोअर केस ग्रीक लेटर ऐसे होता है, ये लोअर केस डेल्टा है, ये अपर केस डेल्टा है। अपर केस डेल्टा का मतलब क्या होता है? इट नॉट इक्वल बट implies, it means change। मतलब okay, I'll write it here, x final minus x initial। ये क्या है? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। ये आपको क्या देती है? ये डिस्प्लेसमेंट। डेल्टा एक्स क्या है? डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टी एफ माइनस टी आई। ये है ड्यूरेशन ऑफ टाइम ड्यूरिंग विच द डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स टुक प्लेस। तो हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर? हम लोग निकाल रहे हैं v वेलोसिटी की डायमेंशंस। तो वेलोसिटी किसके बराबर है? डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा टी। तो दैट मीन्स हम डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा टी की डायमेंशंस निकाल रहे हैं। अभी आई एम प्रीटी श्योर कि अगर मैं आपको बोलूं इसको और कैसे लिखा जा सकता है, एक्स ओवर टी, जस्ट एल्जेब्रा करके, यू नो कि ये सेम चीज है, राइट? तो आई एम गोइंग टू डू द सेम थिंग हियर। इसको आई एम गोइंग टू राइट इट एज डेल्टा एक्स टाइम्स डेल्टा टी, बट इसकी पावर क्या है? -1। अब क्या है, इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। आई नो आई एम ब्रेकिंग इट डाउन अ लॉट। आई एम अज्यूमिंग कि आप लोग शायद पहली बार कर रहे हो, इसीलिए इतने डिटेल एक्सप्लिसिट सारे स्टेप्स लिख रहे हैं। आपको एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको इतना कुछ लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलो पहले बात करते हैं इस डेल्टा एक्स की। इसकी डायमेंशंस क्या होंगी? तो हमें मालूम है डायमेंशंस किसमें होती हैं? एम, एल एंड टी। ये तीनों आएंगे ही आएंगे। अभी डेल्टा एक्स ये क्या है? इसकी यूनिट्स क्या होती हैं? मीटर्स। इसकी क्या होती हैं? सेकंड्स।
तो मतलब कि डेल्टा एक्स में कोई भी मास है क्या? नहीं है। मतलब मास क्या है? 0 है यहाँ पे। लेंथ है क्या? ऑफ कोर्स डेल्टा एक्स लेंथ ही तो है, ये डिस्प्लेसमेंट है। तो लेंथ की पावर क्या होगी? 1। कोई टाइम है क्या इसके अंदर? नहीं, डेल्टा एक्स के अंदर कोई टाइम नहीं है, ये है ही लेंथ। ये डिस्प्लेसमेंट लेंथ है। तो टाइम की पावर क्या हो जाएगी? 0। आई होप यू गॉट इट दिस फार। उसके बाद जो डेल्टा टी है, इसके लिए डायमेंशनल फॉर्मूला MLT। लेट्स नाउ सी के ML और T की पावर्स क्या होंगी। डेल्टा टी क्या है? टाइम। टाइम इंटरवल है एक्चुअली। इसमें क्या कोई मास है क्या? नहीं है, 0। कोई लेंथ है क्या? नहीं है, 0। टाइम है क्या? यस है। इसकी पावर क्या है? -1। ओके, इसके बाद चलो पहली वाली को ऐसे ही रखते हैं। सेकंड को, अभी ये जो नेगेटिव है, यू नो, ये अगर आपके पास हो x² y -1, इसको आप ऐसे लिख सकते हो x to the -2 y to the -1। तो दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू डू नाउ। m0 to the power -1 is 0, l0 to the power -1 is 0, t1 to the power -1 is t to the power -1। इसके बाद हम लोग अब क्या करेंगे? ये सिंपल बेसिक अलजेब्रा है यहाँ पर। तो जब भी आप लोग डायमेंशनल फॉर्मूले को, जैसे ये 2 डायमेंशनल फॉर्मूले थे, एक ये है, एक ये है, इनको मल्टीप्लाई करते हो या फिर डिवाइड करते हो, तो बेसिक अलजेब्रा के रूल्स लगते हैं। पहले मैं यहाँ पे डिवाइड कर रही थी, उसको ऐसे ऊपर ले आए, सिंपल अलजेब्रा। अभी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पर भी अलजेब्रा के ही रूल्स लगाएंगे। कैसे? देख, तो अगर हमारे पास होता है x² y टाइम्स x-1 y², इसको हम लोग कैसे लिखते हैं? ये बन जाता है x to the power 2 minus 1 is 1, y to the power 1 and this 2 gives you 3। यही बनेगा ना? तो यही चीज अब हम लोग यहाँ अप्लाई करेंगे। m to the power 0, m to the power 0, 0 plus 0 is 0, l to the power 1, l to the power 0, this 1 plus this 0 gives you 1, t to the power this 0 plus -1 gives you -1। तो ये हो गया आपका डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी, m0 l1 t-1। ये है आपका डायमेंशनल फॉर्मूला। तो डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया तो डायमेंशंस तो आ ही गई। बताओ कौन क्या होगी इसकी डायमेंशंस? होती हैं पावर्स, राइट? m की पावर, फिर l की पावर, फिर t की पावर, 0 1 -1। ये हो गई आपकी डायमेंशंस ऑफ वेलोसिटी। आई होप यू गॉट इट सो फार। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? नेक्स्ट लॉजिकल प्रोग्रेशन क्या है? मैंने बोला था वेलोसिटी सिंपलेस्ट फिजिकल क्वांटिटी है आफ्टर मास, लेंथ एंड टाइम, इंक्लूडिंग स्पीड। स्पीड और वेलोसिटी सेम फुटिंग के ऊपर है। वेलोसिटी के बाद हम नेक्स्ट टर्म कौन सी डिफाइन कर सकते हैं यूजिंग वेलोसिटी? दैट इज एक्सेलरेशन। तो चलो नेक्स्ट देखते हैं कि एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला और उसके डायमेंशंस को कैसे निकाला जाता है। एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन, इसको हम लोग फिजिक्स में किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं? इसके लिए हम लोग लिखते हैं लोअर केस a। ये होता है चेंज इन वेलोसिटी ओवर चेंज इन टाइम, एंड ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। हमें निकालना है डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर ए। तो क्या करो, ए के अराउंड लिख दो स्क्वायर ब्रैकेट्स। तो अगर लेफ्ट साइड के ऊपर स्क्वायर ब्रैकेट्स है तो राइट साइड के ऊपर भी स्क्वायर ब्रैकेट्स आएंगी। हमने लास्ट प्रॉब्लम में जब हमने वेलोसिटी की का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाला था, तो हमने क्या किया था? हमने डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा टी, इसको कैसे लिख लिया था? डेल्टा एक्स की डायमेंशनल फॉर्मूला एंड डेल्टा टी का डायमेंशनल फॉर्मूला उसका इनवर्स। ये क्या करता है? ये एक्स्ट्रा स्टेप है, इससे जो प्रॉब्लम है ज्यादा लंबी हो जाती है। तो आई नो आप लोग कंपैरेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, आपके पास इतना टाइम नहीं है, तो हम लोग थोड़ा इसको आसान करते हैं। हम लोग ये स्टेप को हम लोग खा जाते हैं, ठीक है? तो क्या करो, ये लिख ली हमने स्क्वायर ब्रैकेट्स, जो कि मैंने बहुत ही बुरी बनाई है। इसको आई ट्राई टू मेक इट बेटर बट माई ड्राइंग इज वेरी बैड। डेल्टा वी की डायमेंशंस हमें मालूम है, हमने अभी अभी निकाली हैं, m0 l1 t-1। और डेल्टा टी की डायमेंशंस क्या है? वो भी हमें मालूम है, m0 l0 t1। तो अभी क्या, अभी ये प्लेन अलजेब्रा है, ठीक है? अगर हमारे पास दिया हो x ओवर x, आपको मालूम है ये 1 होता है। कैसे? ये ऊपर वाला x है,
ठीक है, इसको ऐसे लिख देते हैं, ये ऊपर वाला x और ये नीचे वाला x है। नीचे वाला x ऊपर चला जाता है और इसका जो पावर है ये होती है -1 और इसकी क्या पावर थी +1। दोनों की पावर्स मिलके बना देती है x टू द पावर 0 एंड एनी नंबर नो मैटर व्हाट इट इज टू द पावर 0 क्या होता है 1। ठीक है ना? तो सेम चीज़ यहाँ यूज़ कर लो अभी। m टू द 0 डिवाइडेड बाय m टू द 0, 0 ऊपर गया, ये m 0 ही रहेगा, 0 माइनस 0 इज स्टिल 0। नेक्स्ट है l, l टू द पावर 1 माइनस 0 क्या होता है 1, t टू द पावर -1 और ये वाला 1 ऊपर जाके क्या हो जाएगा -1। तो ये ऐसा है, ये -1 है, नीचे +1 है। तो ये जब ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा? ये भी हो जाएगा -1। तो अभी -1 दे देगा t टू द पावर -2। आई नो, बहुत सिंपल है ये। जस्ट आई वांट टू शो इट टू यू वन टाइम, उसके बाद से यू विल बी एबल टू डू इट। आपको ऑलरेडी आता ही होगा। तो ये आ गया हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर एक्सेलरेशन। इसके बाद निकालो डायमेंशंस ऑफ एक्सेलरेशन। चलो इस बार आप बताओ कि डायमेंशन क्या होगी एक्सेलरेशन की। लिखो अपनी नोटबुक में। ओके, तो ये होगी, लेट्स सी, 0 1 -2, 0 1 -2। ओके, तो ये हो गई आपकी डायमेंशन ऑफ ए। अभी क्या यही सिर्फ तरीका है डायमेंशंस निकालने का, डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने का? नहीं, एक्चुअली एज लॉन्ग एज यू नो द एसआई यूनिट्स, और एक्चुअली यूनिट्स किसी भी फॉर्म में हो, नॉट नेसेसरली एसआई यूनिट्स, किसी भी सिस्टम ऑफ यूनिट्स में हो। एक्सेलरेशन की यूनिट्स क्या है? एसआई यूनिट्स की बात करते हैं। चलो, आपको मालूम है वो है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे कोई भी मास की टर्म है क्या? नहीं है। तो I could have said it's kg to the power 0। तो अब मेरे पास मास भी है, यहाँ पे लेंथ भी है, टाइम भी है। kg to the power 0 लिखना टोटली अननेसेसरी है, कोई ज़रूरत नहीं थी मुझे लिखने की। तो यहाँ से क्या डायमेंशनल फॉर्मूला निकाला जा सकता है? यस, निकाला जा सकता है। तो लेट्स राइट इट द वे इट वाज, मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। तो क्या कोई भी मास है यहाँ पे? नहीं है। कर दो मास को 0। लेंथ है क्या? मीटर्स। मीटर्स किसकी यूनिट है? लेंथ की। L टू द पावर 1 मीटर ऊपर है, सेकंड स्क्वायर नीचे है, इसको ऐसे लिख सकते हैं। टाइम, सेकंड इज द यूनिट ऑफ टाइम, इसकी पावर क्या है? -2, सो t टू द पावर -2। ये हो गया सिंपल, राइट? तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? इसके बाद नेक्स्ट क्या होता है, जो एक्सेलरेशन कहाँ यूज होती है? फोर्स के अंदर। तो चलो देखते हैं फोर्स क्या है। फोर्स का फॉर्मूला है न्यूटन सेकंड लॉ। क्या है? मास टाइम्स एक्सेलरेशन। तो अभी ऐसा है कि एक्सेलरेशन का हमें ऑलरेडी मालूम है डायमेंशनल फॉर्मूला, मास का भी हमें मालूम है। तो क्या हमें दोबारा से करने की जरूरत है? वो सब नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें सिंपली इंसर्ट करो पहले मास m1 l0, नो आर टी, बोला l लिखा t, l0 t0। तो ये किसका डायमेंशनल फॉर्मूला है? ये सिर्फ मास का डायमेंशनल फॉर्मूला है। तो ए के लिए चलो येलो कलर यूज कर लेते हैं। एक्सेलरेशन m0 l1 t-2। तो ऐसा करो, पॉज द वीडियो, अपने आप से लिखो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा। ऑलराइट, आई होप कि आपने अपने आप से कर लिया इसको। नाउ विल गो ओवर दिस टुगेदर। तो यहाँ पे m है, यहाँ पे m है, यहाँ इसकी पावर है 0, यहाँ इसकी पावर है, सॉरी, यहाँ इसकी पावर है 1, यहाँ इसकी पावर है 0। 1 + 0 1, l 0 1, 0 + 1 is 1, t to the power 0 -2, 0 - 2 is -2। तो ये हो गई आपकी फोर्स m1 l1 t-2 एंड दिस इज इंपॉर्टेंट। एक्चुअली सब कुछ इंपॉर्टेंट है। अब बताओ इसका डायमेंशन क्या होगा, फोर्स का डायमेंशन क्या है और फोर्स की डायमेंशंस क्या है? 1 1 -2 हो गया आंसर। कूल। ऑलराइट, तो ये तो हो गया फोर्स। फोर्स के बाद हम लोग किस चीज के ऊपर जाए? हाउ अबाउट मोमेंटम? मोमेंटम क्या होता है?
10th क्लास में पढ़ा था? पढ़ा होगा। लिनियर मोमेंटम एक्चुअली आई शुड से लिनियर मोमेंटम। एल डॉट लिनियर मोमेंटम होता है P वेक्टर क्वांटिटी इक्वल्स मास टाइम्स वेलोसिटी। तो P का मोमेंटम का डायमेंशनल फॉर्मूला होगा ऐसे। अब हमें मालूम है मास क्या होता है? m1। अब भाई चलो इसको और भी सिंप्लीफाई कर दें। पहले जैसे ऐसे अलग-अलग करके लिख रहे थे, ऐसे, ऐसे, ऐसे भी नहीं लिखते चलो। हमें मालूम तो है कि m के अंदर इस m के अंदर सिर्फ एक m1 ही है, L 0 है, T 0 है। तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसको हम ऑलरेडी v के साथ कंबाइन कर देते हैं। वेलोसिटी क्या है? उसके अंदर कोई भी m नहीं है, तो ये वाला m चेंज नहीं होगा। वेलोसिटी है जस्ट L1 T-1। ये हो गया आपका मोमेंटम। सिंपल इट वाज़, हाँ? डायमेंशंस ऑफ P मोमेंटम 1, 1, -1। उसके बाद प्रेशर, प्रेशर बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी प्रेशर के लिए मैं कौन-सा सिंबल यूज़ करूँ, हाँ? मैंने P ऑलरेडी यूज़ कर लिया मोमेंटम के लिए। हाउ अबाउट लोअर केस p? लोअर केस p फॉर प्रेशर। किसको मालूम है प्रेशर का फॉर्मूला? प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। अब एरिया क्या होता है? एरिया में कौन-सी डायमेंशंस आती है? किसी भी एरिया को देख लो, उसकी यूनिट्स होंगी। चलो एक रेक्टेंगल को देखते हैं। ये रेक्टेंगल बना लिया। इसमें होगी इसकी ये इसको लेंथ बोल दो, इसकी हाइट होगी, इसका एरिया क्या होगा? लेंथ टाइम्स हाइट। तो इसकी जो यूनिट्स होंगी क्या होंगी? मीटर टाइम्स मीटर्स, मीटर स्क्वायर। तो एरिया हमेशा होता है मीटर स्क्वायर के अंदर। तो चलो अब इस प्रॉब्लम को लेट्स सॉल्व इट बाय पुटिंग इन यूनिट्स। तो हमें मालूम है कि ये जो फोर्स है ये होती है मास टाइम्स एक्सेलरेशन, जो कि एक्चुअली देती है न्यूटन्स। दैट्स द फोर्स ऑफ दैट्स द जो फोर्स की ऐसा यूनिट है वो है न्यूटन्स। लेकिन न्यूटन क्या होती है? 1 न्यूटन इक्वल्स 1 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर सॉरी। 1 न्यूटन इज 1 किलोग्राम टाइम्स मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। ये मास है, ये एक्सेलरेशन की यूनिट्स है। तो चलो इसके हम यूनिट्स लिखते हैं। किलोग्राम्स टाइम्स मीटर्स ओवर सेकंड स्क्वायर। और एरिया की क्या है? मीटर स्क्वायर। तो चलो इसको अब सिंप्लीफाई करो। ये जस्ट अलजेब्रा ही तो है। दिस मीटर कैंसल्स आउट वन ऑफ द मीटर्स एट द बॉटम। तो क्या बनेगा ये? किलोग्राम्स मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। आई नो ओके ये इक्वल साइन कुछ ज्यादा ही ऑफसेट हो गया। डू यू एग्री विद दिस? तो इसकी अभी जब हमें इसकी यूनिट्स मालूम है पावर की, एक्चुअली ऐसा यूनिट में इसको पास्कल बोलते हैं। लेकिन हम लोग देख रहे हैं इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। चलो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ प्रेशर क्या देगा? ऊपर क्या है? मास। क्यों? क्योंकि ये किलोग्राम्स है। तो ये दे गया m। फिर ये जो मीटर है नीचे से, चलो इसको करते हैं, इसको ऊपर लेके जाते हैं। ये हो जाएगा मीटर इनवर्स। तो दैट मीन्स L-1 ये m1 था। उसके बाद जो सेकंड स्क्वायर नीचे है ये ऊपर जाके बन जाएगा s टू द -2। तो ये दे देगा t टू द पावर -2। तो ये आ गया आपका प्रेशर। डन। क्वाइट सिंपल, हाँ? डायमेंशनल एनालिसिस फिजिक्स का एक बहुत ही नन्हा मुन्हा सा टॉपिक है और बहुत इजी भी है एक्चुअली। लेकिन है क्या कि जो भी फिजिकल क्वांटिटी है फिजिक्स के अंदर, हर फिजिकल क्वांटिटी के लिए हमारे पास होगा डायमेंशन उसका। तो अगर हम करते रहे तो वो गो ऑन फॉरएवर। इसके बाद हम लोग और भी इतनी सारी क्वांटिटीज है, इम्पल्स है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, टॉर्क है, बहुत कुछ है। अगर हम हर किसी के निकालने बैठ गए तो विल बी हियर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। तो ऐसा करते हैं, लेट्स लुक एट अ फ्यू मोर एंड उसके बाद हम लोग कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि इसका यूज क्या है। हम लोग ये सब कर क्यों रहे हैं? आई मीन व्हाट्स द पॉइंट ऑफ डूइंग ऑल दिस, राइट? वी शुड नो दैट। जब हमें मालूम होता है कि हम जो भी कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, इट स्टिक्स बेटर इन आवर माइंड। तो ऑलवेज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जो भी हो रहा है वो क्यों हो रहा है। तब आपको समझ भी ज्यादा अच्छी तरह से आएगा और आपके माइंड में वो चीज रिटेन भी होगी। चलो नेक्स्ट हम लोग निकालते हैं डायमेंशंस ऑफ वर्क। वर्क क्या होता है? एफ डॉट डिस्प्लेसमेंट को मैं क्या लिखूं? एस इज फाइन। एस इज फॉर डिस्प्लेसमेंट, ओके? ये जो मैंने बीच में डॉट डाला है इसका एक्चुअली मतलब होता है
इसको बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट। ये हमें क्या देता है? मैग्नीट्यूड ऑफ एफ, magnitude of s, which is displacement, times cosine theta, where theta is angle between force and displacement. ये क्या है? Angle b slash w is between f, force and s. और ये जो w है ये एक स्केलर है। ठीक, तो हमें इसका निकालना है डायमेंशनल फॉर्मूला। थोड़ा सा अनरिलेटेड बट लेट्स सी कि एनर्जी क्या होती है। एनर्जी है एबिलिटी टू डू वर्क। तो इसकी जो यूनिट है और जो वर्क की यूनिट है सेम होती है। एनर्जी की यूनिट क्या है? ऐसा यूनिट है जूल। और वर्क की ऐसा यूनिट क्या है? वो भी है जूल। अब एनर्जी जो है ये कई तरह की होती है। लेट्स से काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है। इनमें से लेट्स पिक एनी ऑफ दीज एंड फाइंड आउट कि उसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो क्या है। पोटेंशियल एनर्जी, जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है वो होती है mgh। जी क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो चलो हम ऐसा करते हैं, हम इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालते हैं। क्या होगा? हमें मालूम है मास का क्या होता है? जस्ट m1। g इज एक्सेलरेशन, वो होती है m0 l1 t माइनस 2। और जो h है ये क्या है? हाइट। हाइट क्या होगी? जस्ट l1। तो मैंने यहाँ पे सब कुछ सिर्फ उन्हीं क्वांटिटीज के अंदर लिखा है जो उसके अंदर हैं जी। m के लिए मैंने यहाँ पर l0 नहीं लिखा, t0 नहीं लिखा। सिमिलरली यहाँ पे h के लिए मैंने सिर्फ l1 लिखा, मैंने m0 नहीं लिखा, मैंने t0 नहीं लिखा। वेल, अगर ऐसा ही करना था तो आई थिंक मुझे यहाँ पर m0 भी नहीं लिखना चाहिए था, जस्ट टू बी कंसिस्टेंट। चलो उसको निकाल देते हैं। कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी होती है। g हो जाएगा आपका m0 है, लिखते नहीं उसको, l1 t माइनस 2 और जो h है वो है जस्ट l1। ठीक है, इनको कंबाइन कर दें। ये बनेगा m1 l2 t टू द पावर माइनस 2। तो ये हो गया आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला। तो हमें मालूम है कि वर्क का फॉर्मूला भी वही होना चाहिए। तो वर्क क्या है? तो दैट मीन्स उनका जो डायमेंशनल फॉर्मूला भी होगा, वर्क और एनर्जी का, वो सेम ही होगा। तो हमने एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल लिया है। दैट मीन्स कि वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला भी यही है, जो कि है m1 l2 t माइनस 2। तो लेट्स सी के राइट हैंड साइड पे हमारे पास क्या है? ये फोर्स है। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला वो भी हमने पहले निकाल लिया है, m1 l1 t माइनस 2। इसके साथ है ये डिस्प्लेसमेंट। इसका फॉर्मूला क्या होगा? डायमेंशनल फॉर्मूला जस्ट l1। उसके बाद क्या बचता है? ये कोसाइन थीटा। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? नहीं मालूम। चलो इसको ऐसे करते हैं, कोसाइन थीटा ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे? ये यहाँ पे इनको कंबाइन कर ले। m की एक ही टर्म है, m1 रहा। l की कितनी टर्म्स हैं? ये एक और ये एक, मिला के दे देंगे l टू द पावर 2। उसके बाद क्या बचा है? जस्ट ये सिंपल, ये t टू द पावर माइनस 2 और साथ में डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर कोसाइन थीटा। और राइट साइड के ऊपर क्या है? m1 l2 t माइनस 2। तो एक काम करो, दोनों साइड्स को डिवाइड कर दो किसके साथ? m1 l2 t माइनस 2। तो ये क्या देता है? ये कैंसल आपस में हो गए, ये यहाँ पे कैंसल हो गए। ये क्या दे रहा है कि कोसाइन थीटा किसके बराबर है? ये जब कैंसल हो रहे हैं इसका मतलब क्या हो गया? m टू द पावर 0 l टू द पावर 0 t टू द पावर 0। क्योंकि यहाँ पे ये वाला 1 ऊपर जाके इससे माइनस हो जाएगा, ये 2 इससे माइनस हो जाएगा, ये -2 इससे माइनस हो जाएगा, तो ज़ीरोस मिल जाएंगे सारे के सारे। तो कोसाइन थीटा का डायमेंशनल फॉर्मूला है m टू द 0 l टू द 0 t टू द 0। तो डायमेंशंस ऑफ कोसाइन थीटा 0 0 0। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि कोसाइन थीटा की कोई डायमेंशंस है ही नहीं, 0 का मतलब नहीं है। तो हम लोग बोलते हैं कि जो कोसाइन थीटा है ये क्या है? ये एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। कोसाइन थीटा जस्ट हमें नंबर देता है। कोसाइन 90 डिग्रीज 0, कोसाइन 0 1, कोसाइन 180 डिग्रीज 1 -1। तो नॉट जस्ट कोसाइन, कोई भी ट्रिक फंक्शन हो, उनकी जो वैल्यूज होंगी वो क्या होंगी? डायमेंशनलेस। चाहे आप साइन थीटा लो, चाहे आप टेंजेंट लो, चाहे आप कोसिकेंट लो, सीकेंट लो, कुछ भी लो, वो सब क्या होंगे? डायमेंशनलेस। वो जस्ट एक नंबर देंगे आप। सीकेंट 99 डिग्रीज, उसका कोई नंबर दे देगा आपको।
उसके साथ कोई भी यूनिट्स नहीं होंगी। इन अदर वर्ड्स ये डायमेंशनलेस है, मतलब कि ये यूनिटलेस है, इनकी कोई यूनिट भी नहीं है। क्या कुछ और है जो कि डायमेंशनलेस है, जिसकी कोई यूनिट्स नहीं है? Hmm, let's see. How about natural log or any other log? Log to the base whatever, a of any number x. ये क्या देता है? ये भी जस्ट एक नंबर ही देता है हमारे को। ये क्या हुआ? यूनिटलेस। और क्या होता है यूनिटलेस? एक्सपोनेंशियल, जिसको हम सिर्फ ई बोल देते हैं, राइट? एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्स और ई टू द पावर एक्स, अगेन जस्ट अ नंबर, यूनिटलेस। और क्या यूनिटलेस होता है? कोई कोई भी पावर हो, कोई भी चीज ले लो, उसकी पावर ले लो। 10 टू द पावर समथिंग, ये क्या होगा? ये कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। ये भी क्या होगा? यूनिटलेस। दैट मीन्स कि ये भी यूनिटलेस ही होगा यहाँ पे। तभी तो ये सारी चीज़ यूनिटलेस हुई ना। इसका क्या मतलब होता है? विल लुक एट एग्जांपल ऑफ दैट। आई डोंट थिंक कि एक ही लेक्चर में सब होगा, पर इन चीज़ों के एग्जांपल्स आई डू इट इन द नेक्स्ट लेक्चर। अभी आई जस्ट वांटेड टू गिव एन ओवरव्यू ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस क्या होता है। जो कॉम्प्लिकेटेड हार्ड प्रॉब्लम्स हैं, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, लेक्चर नंबर 3 के अंदर। तो चलो, इसी को थोड़ा आगे लेकर के जाते हुए अभी हमने सीख लिया कि डायमेंशंस क्या होती हैं, डायमेंशनल एनालिसिस क्या होता है। उसके बाद क्या है कि जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं, फिर से कोई रैंडम फिजिकल क्वांटिटीज बनाएं। ए बी सी डी ब्ला ब्ला ब्ला, कीप ऑन गोइंग अंटिल सी। खूब हम लोग बना सकते हैं, हम लोग कुछ भी बना सकते हैं, हम लोग फिजिसिस्ट हैं। स्पेशली थियोरी के अंदर बना दो, एज लॉन्ग एज मैथ वर्क्स वी आर गुड, वी आर हैप्पी। तो ये जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं, ये आपस में कंबाइन हो सकती हैं। ये आपस में कैसे कंबाइन हो सकती हैं? आप इनको आपस में ऐड कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, राइट? आप इनको मल्टीप्लाई कर सकते हो या फिर आप इनको डिवाइड कर सकते हो। अब एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के अंदर क्या फ़र्क है? कोई फ़र्क नहीं है एक्चुअली। सब्ट्रैक्शन इज़ एडिशन। कैसे? ए माइनस बी, ये क्या है? वेल, बी ए से सब्ट्रैक्ट हो रहा है, राइट? बट कैन आई राइट दिस एज़ ए प्लस नेगेटिव ऑफ बी? या। सो सब्ट्रैक्शन इज़ जस्ट द एडिशन ऑफ द नेगेटिव नंबर। सिमिलरली, ये जो मल्टीप्लिकेशन होती है एंड डिविजन होती है, अगर मैं इनकी बात करूं, अगर मैं बोलूं a डिवाइडेड बाय b, इसमें और मल्टीप्लिकेशन में क्या फर्क है? कुछ नहीं। ऑल आई एम डूइंग इज आई एम मल्टीप्लाइंग a विद द इनवर्स ऑफ b। सेम चीजें हैं। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन इज सेम ऑपरेशन, मल्टीप्लिकेशन डिविजन इज सेम ऑपरेशन। ओके, तो अभी लेट्स टॉक अबाउट एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। हम लोग एक इक्वेशन बनाते हैं, ठीक है? कोई भी रैंडम इक्वेशन, उसमें हम लोग अलग-अलग फिजिकल क्वांटिटीज को ऐड सब्ट्रैक्ट जो हमारा दिल करता है हम लोग कर देंगे। ए प्लस बी माइनस सी प्लस डी इक्वल्स ई। ये मेरी एक इक्वेशन है, ठीक है? इस इक्वेशन के अंदर कितनी टर्म्स हैं? अब टर्म्स क्या होती हैं? डू यू नो दैट? Terms are separated from each other by either addition or subtraction. अभी यू कैन आस्क मी, ये ई कैसे टर्म हुई? ये तो इक्वल साइन की दूसरी तरफ है। ये ऐसे हुई कि हाउ अबाउट आई सब्ट्रैक्ट ई फ्रॉम बोथ साइड्स। तो ये ई यहाँ पे कैंसिल हो गया, यहाँ पे आ गया जीरो। और लेफ्ट साइड पे क्या हो गया? ए प्लस बी माइनस सी प्लस डी माइनस ई इक्वल जीरो। तो ये हो गई सारी सारी एक तरफ पर। आप इनको कैसे भी रीअरेंज कर सकते हो। आप इनमें से 4 को राइट साइड के ऊपर ले जाओ, एक को लेफ्ट साइड के ऊपर रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे कितनी टर्म्स हैं? यहाँ पे 5 टर्म्स हैं। 1, 2, 3, 4, 5। एंड व्हाट इज सेपरेटिंग देम? ईदर प्लसेस और माइनसेस। तो ये जो टर्म्स हैं, इनको बोलते हैं टर्म्स। व्हाट? कम ऑन डूड। तो ये क्या है? इनको बोलते हैं टर्म्स। ठीक है, यहाँ पे है 5 टर्म्स। तो देयर इज अ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ये क्या बोलता है? होमो मीन्स सेम। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी मीन्स कि एक इक्वेशन की हर टर्म, उसके डायमेंशन सेम होने चाहिए, उसकी यूनिट सेम होनी चाहिए। दैट मीन्स कि अगर ए मीटर्स में है
तो बी भी मीटर्स में ही होगा, तो सी भी मीटर्स में ही होगा, डी भी मीटर्स में ही होगा, ई भी मीटर्स में ही होगा। अगर नहीं है तो इक्वेशन गलत है। और अगर ए किलोग्राम्स में है तो बी भी किलोग्राम्स में ही होगा, सी भी किलोग्राम्स में ही होगा, डी भी किलोग्राम्स में ही होगा, ई भी किलोग्राम्स में ही होगा। अगर ए फोर्स है तो बी भी फोर्स होगी, सी भी फोर्स होगी, डी भी फोर्स होगी, ई भी फोर्स होगी। अगर ए है प्रेशर तो बी भी प्रेशर है, सी भी, डी भी और ई भी। पांचों के पांचों प्रेशर ही होंगे। So what I'm saying is that an physical equation must be dimensionally consistent. इसका क्या मतलब है भाई? इसका मतलब है कि the dimensions, or you can say the units of each term in an equation must be the same. या फिर आप बोल सकते हो कि एक इक्वेशन को फिजिकली सही होने के लिए an equation is physically correct only if it's dimensionally consistent, only if it's dimensionally correct. Otherwise, equation is total nonsense. For example, अगर मैं लिखूं VF equals VI T plus AT, तो यह क्या इक्वेशन सही है? ना मोर देन लाइकली आपने ये इक्वेशन पहले देखी हुई है, तो आप देखते ही बता सकते हैं कि ना ये तो गलत है। पर लेट्स सी कि डायमेंशनली ये क्यों गलत है। लेफ्ट साइड चलो यूनिट्स देखते हैं क्योंकि वो थोड़ी आसान हो जाती हैं। ये हो गई VF की यूनिट्स, VI वेलोसिटी है मीटर्स पर सेकंड, T टाइम है सेकंड्स, एक्सेलरेशन मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर, टाइम। ओके, तो अब क्या होगा, ये जो सेकंड है इस सेकंड के साथ कैंसिल हो गया, ये वाला सेकंड ये सेकंड स्क्वायर की एक पावर ले गया, तो ये हो गया मीटर पर सेकंड नाउ, तो यहाँ हुआ मीटर पर सेकंड, यहाँ हुआ मीटर, इधर हुआ मीटर पर सेकंड। तो ये दोनों तो सेम यूनिट्स हो गई, बट ये वाली इसने कर दी सारी गड़बड़। इसकी वजह से ये इक्वेशन क्या है, ये गलत है। तो हम लोग क्या बोलते हैं, for an equation to be physically correct, it must be dimensionally consistent. However, not every dimensionally consistent equation is physically correct. मतलब ये कि physically means physics के अंदर valid equation और correct equation, उसके लिए एक necessary condition है, dimensional correctness. सब टर्म्स की डायमेंशन सेम होनी चाहिए, ये एक नेसेसरी कंडीशन है, लेकिन ये बट इट इज नॉट अ सफिशिएंट कंडीशन। मैथ में पढ़िए ना, नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशंस। इसका मतलब क्या है कि अगर एक इक्वेशन a प्लस बी इक्वल सी, ये डायमेंशनली करेक्ट है, ये भी मीटर में है, ये भी मीटर में है, ये भी मीटर में है, लेकिन हो सकता है उसके बावजूद भी ये इक्वेशन गलत हो, ये पॉसिबल है। लेकिन अगर ये इक्वेशन में ये ऐसा है मीटर्स पर सेकंड, तो ये डेफिनेटली गलत है। तो दैट मीन्स सही होने के लिए ऐसा होना तो जरूरी है, अगर ऐसी नहीं है तो डेफिनेटली ये सही नहीं होगी। बट इवन दो ये डायमेंशनली करेक्ट है, इसका मतलब नहीं कि ये एक्चुअली में भी करेक्ट हो। आई होप दैट इट मेक्स सेंस। अगर आपको कोई भी चीज अच्छी तरह से नहीं समझ में आ रही है, shoot me a comment and I'll do my best to address your concerns and questions. ओके, उसके बाद मुझे कोई और इक्वेशन बताओ जल्दी से। और कौन सी इक्वेशन को हम लोग डिस्कस कर सकते हैं? डेल्टा एक्स इक्वल्स बी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। तो ये क्या हुआ, डेल्टा एक्स मीटर्स, वी आई मीटर्स पर सेकेंड, टी सेकेंड्स, इसकी यूनिट क्या, 1/2। ये जस्ट एक नंबर है, इसकी कोई यूनिट नहीं है, ये है डायमेंशनलेस क्वांटिटी। ए मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, टी स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर। तो देखो, ये सेकेंड इसको काट किया, ये सेकेंड स्क्वायर ने इसको काट दिया, क्या बचा, मीटर मीटर एंड मीटर।
हो गई इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट। उसके बाद अभी आपने शायद किया नहीं है, बट अगर आपके पास कोई सरफेस है, कि लेट मी ड्रॉ लाइन हियर, ना, ये रही मेरी अच्छी सी लाइन। अब ये सरफेस जो है, लेट्स से कि रफ सरफेस है ये, तो इसके ऊपर अगर ये रफ सरफेस है, तो क्या होगा यहाँ पे? यहाँ पे होगा फ्रिक्शन। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट उसके ऊपर पड़ा हुआ है, तो क्या होता है, ये ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा है, ग्रेविटी इसको खींच रही है, तो ये जो सरफेस है, ये ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ धकेलता है, वो उसको बोलते हैं नॉर्मल फोर्स, ठीक है? तो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होती है, वो होती है लोअर केस एफ यूजुअली टाइम्स म्यू, ये जो होता है म्यू, ये भी होता है ग्रीक सिंबल, ये है यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन टाइम्स नॉर्मल फोर्स, ठीक है? तो ये है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और ये है नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स क्या होती है, अभी डोंट वरी टू मच अबाउट इट, क्योंकि हम लोग इसको डिस्कस करेंगे बहुत डिटेल के अंदर जब हम लोग करेंगे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, तो ये जो मैंने लिखा है म्यू, ये है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ओके, आई राइट द होल वर्ड। यहाँ पे एक आई है, गलती से दो लिखे गए हैं। कोएफी दिस इज हॉरिबल। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, इसकी डायमेंशंस क्या है, इसकी यूनिट्स क्या है, चलो देखते हैं। फोर्स न्यूटन्स के अंदर है, राइट? ये क्या है, ये है नॉर्मल फोर्स, ये भी तो फोर्स है, ये भी न्यूटन्स के अंदर है। अभी म्यू की यूनिट्स क्या है, नहीं मालूम, नहीं मालूम। अब एक काम करो, दोनों साइड को डिवाइड कर दो न्यूटन्स के साथ, सो दैट इस न्यूटन से ये जो ऊपर वाला है, इससे भी गेट रेड ऑफ इट, तो ये कैंसिल हो गया, तो ये म्यू बच गया, तो म्यू किसके बराबर होगा, है ये एन ओवर एम भी कैंसिल हो गया, वन। और वन क्या है, वन इज जस्ट अ नंबर, इसकी क्या डायमेंशन होती है, नो डायमेंशनलेस क्वांटिटी। तो हमने देखा था कि हमारे पास हैं चीजें सच एज एक्सपोनेंशियल्स, लॉगरिथम्स या फिर ट्रिक फंक्शंस, उनकी वैल्यूज डायमेंशनलेस थी। अभी उनके साथ साथ हम लोग देख रहे हैं कि इवन ऐसी चीजें लाइक म्यू, कोएफिशिएंट फ्रिक्शन, ये भी डायमेंशनलेस हो सकते हैं। अभी जैसे एक और चीज आप पढ़ेंगे, बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ट्वेल्थ में आएगा ऑप्टिक्स में। इसको म्यू भी बोल सकते हैं, एन भी बोल सकते हैं। ये होता है सी ओवर वी। तो किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर लाइट की स्पीड है v, और लाइट की स्पीड वैक्यूम के अंदर होती है c, ठीक है? ये है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, vac is vacuum, and this is speed of light in material, not o but I in material। तो उस मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n, ठीक है? नाउ द क्वेश्चन इज कि n जो है, इसकी यूनिट्स, इसकी डायमेंशंस क्या है? c है स्पीड, v है स्पीड, स्पीड डिवाइडेड बाय स्पीड क्या होगा? उनकी जो यूनिट्स हैं वो कैंसिल हो जाएंगी। नंबर्स ऑफ कोर्स, नंबर्स में c इज 3 टाइम्स 10 टू द पावर 8 मीटर्स पर सेकंड, एंड v जो भी हो सकती है, आई डोंट नो, लेट्स से इट इज 2 टाइम्स 10 टू द पावर 8, क्योंकि किसी भी मटेरियल में जो लाइट की स्पीड है वो कम हो जाती है। तो ये मीटर पर सेकंड कैंसिल हो गए, 10 टू द पावर 8, 10 टू द पावर 8 कैंसिल, दिस इज 1 ओवर 5, आई मीन 1.5। ये क्या है, जस्ट नंबर है, इसकी क्या यूनिट्स है, नो, यूनिटलेस। इसके अलावा और क्या चीज यूनिटलेस हो सकती है? हम्म हम लोग बात करते हैं सर्कल की, ठीक है? लेट मी ड्रॉ सर्कल हियर। आई डोंट नो इफ इट्स परफेक्ट सर्कल, लेकिन आई हैव ट्राइड टू मेक अ सर्कल। उसके बाद ठीक है, तो क्या हो रहा है कि कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, यहां से लेकर के यहां गया, ठीक है? तो ये क्या एंगल है, ये एंगल है लेट्स से थीटा। तो इसकी एंगुलर स्पीड क्या है? एंगुलर स्पीड जो होती है,
देखते हैं क्या होती है। उससे पहले अगर अगर ये सीधा एक लाइन में जा रहा होता, ठीक है? उसने इतना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया, s इन टाइम t, दिस इज़ हेड डिस्टेंस, ओके। सो हाउ अबाउट आई राइट d फॉर डिस्टेंस? ये है डिस्टेंस और ये है टाइम, तो ट्रैवल दिस डिस्टेंस। तो स्पीड क्या होगी? दैट्स व्हाई आई चेंज, जो s था उसको मैंने d में बदल दिया सो दैट आई कुड यूज़ s फॉर स्पीड। ये क्या है स्पीड? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। ये है लिनियर स्पीड, ये एक लाइन के अंदर है। तो अगर हम लोग एक सर्कल में जा रहे हैं तो जो डिस्टेंस ट्रैवल है वो है इन टर्म्स ऑफ थीटा, एंगल। तो एंगुलर स्पीड होगी डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाय टी। तो एक सर्टेन टाइम ड्यूरेशन डेल्टा टी के अंदर एंगल कितना चेंज हुआ, वो हो गई हमारी एंगुलर स्पीड। तो अभी एंगल हम किस में मेजर करते हैं? हम लोग मेजर करेंगे डिग्रीज में मेजर करते हैं, रेडियंस में भी मेजर करते हैं। जो एसआई यूनिट होगी वो रेडियंस के अंदर होती है, वो डिग्रीज के अंदर नहीं है। तो रेडियंस पर सेकंड, ये हो गई इसकी एसआई यूनिट्स। अभी जो रेडियंस है ना, इसकी कोई यूनिट्स, इसकी कोई वो नहीं है, डायमेंशंस नहीं है। दिस इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। तो अगर हम लोग बात करें एंगुलर स्पीड की, जिसको हम लोग लिखते हैं ओमेगा, ये डब्ल्यू नहीं है बाय द वे, ये है ओमेगा, ये है लोअर केस ओमेगा। आई नो आई कीप सेइंग ये लोअर केस है, ये अपर केस है, क्योंकि इफ यू डोंट लर्न दैट इट्स गोइंग टू कॉज यू प्रॉब्लम्स। ये होता है अपर केस सिग्मा, ये होता है लोअर केस सिग्मा। दोनों ही यूज होते हैं फिजिक्स के अंदर। Did I say I said sigma, didn't I? I did. ये है ओमेगा, सॉरी आई डिड नॉट मीन टू से सिग्मा। पता नहीं दिमाग में कहाँ से आ गया, ये है ओमेगा। तो ओमेगा क्या होता है? ये है एंगुलर स्पीड व्हिच इज इक्वल टू डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। और ओमेगा की यूनिट्स होती हैं रेडियंस पर सेकंड। और जो ओमेगा की डायमेंशंस होती हैं वो क्या होंगी? मास है क्या कोई? नो। लेंथ है क्या कोई? नो। टाइम है क्या? यस, टाइम है। m0 l0 t माइनस वन। तो एंगुलर स्पीड में जो एंगल है दैट्स वन क्वांटिटी, और इन जनरल एंगल ऐसी क्वांटिटी है जिसकी कोई डायमेंशंस नहीं है, जिसमें कि हम लोग सिंपल पेंडुलम की डिस्कशन करेंगे, हम लोग स्प्रिंग की डिस्कशन करेंगे, के की वैल्यू कैसे निकाली जाती है, उनके टाइम पीरियड्स कैसे निकाले जाते हैं, या फिर कोई इक्वेशन दी गई है, फॉर एग्जांपल y इक्वल्स y नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। इसके अंदर डिफरेंट चीज़ों की यूनिट्स कैसे निकाली जाती हैं, उनके डायमेंशंस कैसे निकाले जाते हैं, या फिर जैसे कि फॉर एग्जांपल स्प्रिंग है, स्प्रिंग का टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे, और या फिर जो हमारे पास है सिंपल पेंडुलम, उसका टाइम पीरियड कैसा होगा। ये सब चीज़ें जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है, एंड एक बार समझ में आ जाए तो बहुत सिंपल भी हैं। तो ये चीज़ें हम लोग करेंगे, और इसके साथ-साथ और भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेसन में। आई नो इट सीम्स लाइक कि हम लोग बहुत टाइम से कर रहे हैं, ये बहुत कर चुके हैं, लेकिन दिस वाज़ नॉट इट, दिस इज़ नॉट ऑल। इसके बाद हम लोग वी आर गोइंग टू डाइव इनटू मोर कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, लेकिन नेक्स्ट लेसन के अंदर। सो टेक अ ब्रेक, कम बैक टू वॉच लेक्चर नंबर 3, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट and complicated dimensional analysis की problems. So I hope that this lecture was useful to you. And अगर आपको ये lecture useful लगा है तो please subscribe to the channel and like the video